चलिए देख लीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है कि दहनशील पदार्थ क्या है। दहनशील पदार्थ होता है जो पदार्थ जलने में समर्थ हो, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? दहनशील पदार्थ। अब जैसे आपको ऑप्शन दे देगा कि पत्थर होगा, चौक होगा, कागज होगा, बालू होगा, बताइए क्या होगा? तो दहनशील पदार्थ क्या होता है? जो पदार्थ जलने योग्य होता है, जो जल सकता है, जिसमें जलने की क्षमता होती है, ऐसी पदार्थ को क्या कहा जाता है? दहनशील पदार्थ। समझ में आ गया? इसी में दूसरा क्वेश्चन रहता है कि अदहनशील पदार्थ क्या होता है। देखिए, दहनशील मतलब जलने वाला, और लग गया, और का मतलब होता है नहीं, तो नहीं जलने वाला, जो जलने के योग्य नहीं हो, जो जल नहीं सके, जैसे हो गया ईंट, है ना, बालू, पत्थर, तो ये सब अदहनशील पदार्थ के उदाहरण है। तो दहनशील और दहनशील, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? दहनशील पदार्थ क्या होता है और अदहनशील पदार्थ क्या होता है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे सोडियम, जिनका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 11 होता है, उसका सिंबल Na होता है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na, और उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। सोडियम किस तरह का दहन प्रदर्शित करता है? अब कहिएगा सर स्वतः दहन का मतलब क्या होता है? जो बिना किसी के मदद से जले। सोडियम किसी का मदद नहीं लेता है जलने के लिए, उसको जैसे ही आप वायुमंडल में छोड़िएगा तो हवा के साथ अभिक्रिया करके आग लगा सकता है। अभिक्रिया का मतलब होता है दोनों में झगड़ा हो जाना। अभिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन कहा जाता है। तो सोडियम जो होता है अपने आप जलने लगता है, ऐसे दहन को स्वतः दहन कहा जाता है। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्वेश्चन है कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसी कारण उसे किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। यानी कि सोडियम स्वतः अभिक्रिया करने लगता है ना, स्वतः अभिक्रिया करने लगता है, और इसीलिए यह जो है स्वतः दहन का उदाहरण है। सोडियम किस दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन। स्वतः दहन मतलब जो अपने आप जलना शुरू कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनिएगा, अब वैसे दहन आप लोग को पता भी होगा, 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग को पता है, स्वतः दहन होता है, मंद दहन होता है, तीव्र दहन होता है, विस्फोट दहन होता है। मतलब दहन का मतलब जलना, और विस्फोट का मतलब आवाज। जले और आवाज करे तो वो कौन सा होगा बताइएगा? जैसे पटाखा सब फूटता है तो विस्फोट दहन का उदाहरण होगा। अब देखिएगा, भोजन का पचना धीरे धीरे पचता है तो ये मंद दहन का उदाहरण होगा? नहीं होगा, स्वतः पता ही चल गया। अब तीव्र दहन का उदाहरण आप लोग बताइए, बताइए। ठीक है, कोई ये पेट्रोलियम सब देखिएगा, तीव्र दहन मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है। सोना देखने आ गया तो तीव्र दहन का उदाहरण है। जैसे पेट्रोल में आग लगना, ये सब तीव्र दहन का उदाहरण होगा। सोना देखने आ गया। अब क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक विषैली गैस कौन होती है? मतलब सबसे ज्यादा विषैली, खतरनाक, जहरीला युक्त गैस ऑप्शन दिया गया है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो हमको नितांत आवश्यक है, ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक और विषैली होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए बंद कमरे में कोयला को जलाने से मना किया जाता है, क्योंकि यही गैस कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है, जो बहुत ही खतरनाक होता है और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है इस गैस की वजह से। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को जहरीली गैस की श्रेणी में रखा गया है, विषैली गैस की श्रेणी में रखा गया है।
और कार्बन मोनोऑक्साइड का अनुसूत्र CO होता है। क्या होता है? CO होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है LPG। आपको पता होनी चाहिए LPG का फुल जो पूरा नाम होता है, फुल फॉर्म जो होता है, इसका पूरा रूप लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और इसके अंदर में जो मुख्यतः गैस होती है वो ब्यूटेन होता है, लेकिन यहां पे लिखा है C4H10, तो आप याद रखिएगा ब्यूटेन होता है। नाम है ब्यूटेन, उसका अनुसूत्र C4H10 होता है। जब आप 10th क्लास में जाइएगा तो ये सब आपको समझ में आने लगेगा, अभी नहीं आएगा। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और यहां CO2 तो जानते होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन दो O2 है, यानी कि ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो कितने हैं? 2 है, तो 2 रहेगा तो डाइऑक्साइड, A बने ऑक्साइड, B रहे तो डाइऑक्साइड। अगर इसके जगह पर 3 होता तो ट्राइऑक्साइड, अगर इसके 4 होता तो टेट्राऑक्साइड। क्या होता? टेट्राऑक्साइड। एक रहेगा तो मोनोऑक्साइड, इसीलिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, B हुआ तो डाई, CO3 3 हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, 4 रहेगा तो कार्बन टेट्राऑक्साइड, 5 रहेगा तो कार्बन पेंटाऑक्साइड। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और ये CH4 ये मेथेन का सूत्र होता है। N2 तो आप जानते हैं नाइट्रोजन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। चलिए और सारा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन आपको रहेगा कि कोई व्यक्ति आग के चपेट में आ गया है तो उसे कंबल दे करके सुरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? आपको पता होना चाहिए कि कंबल इसलिए उसके शरीर में लपेटा जाता है ताकि वायु का संपर्क को तोड़ दे। वायु के संपर्क को क्या करे? तोड़ दे। वायु अनुपस्थित होगा तो आग बुझ जाएगा। याद रखिएगा, किसी भी चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? तो कोई आग के चपेट में कोई व्यक्ति आ गया तो उसे कंबल से क्यों लपेटा जाता है? जानते हो ना क्यों? क्योंकि वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक मिलते हैं ना, सुचालक मिलते हैं, कुचालक मिलते हैं। देखिए विद्युत का भी सुचालक होता है, कुचालक होता है, और उष्मा का भी सुचालक और कुचालक होता है। सुचालक का मतलब होते हैं करंट अगर जा रहा है तो समझिए सुचालक है, करंट नहीं फॉलो हो रहा है कुचालक है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? हम अभी है, हमारा बॉडी अभी मान लिया सूखा है, हम अगर भीग जाएंगे तो हमारा शरीर ज्यादा सुचालक अब होगा कि जब भीग जाएंगे तब होगा? बताइए। यस, जब हम भीग जाएंगे तो हमारा करंट और स्पीड से फॉलो होने लगेगा। समझ आ गया जी? चालकता बोलते हो ना, चालकता स्पीड से करंट प्रवाहित हो रहा है, चालक नहीं होगा तो कुचालक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अभी ये क्वेश्चन था कि कंबल से क्यों लपेटा जाता है? वायु के संपर्क को तोड़ने के लिए। वायु का संपर्क अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? आग बुझ जाएगा। सीधा समझ, आग क्या हो जाएगा? आग क्या हो जाएगा? और सारा क्वेश्चन होता है जैसे गर्मी के दिनों में सुराही का जो पानी होता है वह ठंडा होता है। आखिर क्यों? सुराही का जल क्यों ठंडा होता है? सुनिएगा, जैसे ही सुराही बनाया जाता है तो उसमें मिट्टी के साथ साथ घोड़ा का जो लिद्दी होता है, लिद्दी, वो भी डाला जाता है, भूसा टाइप का उसमें। कहे सर क्यों डाला जाता है? जैसे ही उसको आग में डाला जाता है तो वो जो लिद्दी होता है या भूसी टाइप का रहता है वो क्या होता है? जल जाता है। जलेगा कि नहीं जलेगा? आग में जल जाएगा तो वो छिद्र हो जाएगा, सूक्ष्म छिद्र जो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस सुराही में, उस मिट्टी की सुराही में सूक्ष्म छिद्र हो जाएगा, जिससे उसमें रखे पानी का वाष्पीकरण होते रहेगा।
और हम जानते हैं कि वाष्पीकरण होने से ठंडक का महसूस होता है। हम लोग गर्मी के मौसम में कोई काम करते हैं तो शरीर से पसीना देखिएगा, खून निकलेगा, और पसीना निकलने के बाद आपको देखिएगा शीतलता का अनुभव होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शरीर से वाष्पीकरण होने के कारण शीतलता होता है, शीतलता का आभास होता है, शीतलता का आभास आता है। तो सीधा आपको याद रखना है, वाष्पीकरण के कारण ठंडक महसूस होता है, इसीलिए सुराही का जल वाष्पीकृत हो गया, इसी कारण वह जल ठंडा हुआ। समझ आ गया कि नहीं आ गया? समझ आ गया ना? और सारा बात होता है, जैसे क्षेत्र अवाष्पीकरण को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देंगे। नहीं समझे? मान लिया जाए कोई साड़ी है जो भीगा हुआ है और उनको वैसे रख दिए, ठीक है, वैसे रख दिए, ठीक। एक और साड़ी भीगा हुआ है, उसको फैला दिए, चारों तरफ फैला दिए पूरा, और बताइए कि पहले कौन सा साड़ी सूख जाएगा? बताइए। फैलाया हुआ, क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्रफल हो गया बड़ा। जितना ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा, उतना जल्दी सूख जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? पानी का वाष्प के रूप में निकल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। पानी का वाष्प के रूप में निकल जाने की घटना को वाष्पीकरण कहते हैं, है ना? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, भाप के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पेड़ पौधा भी वाष्पोत्सर्जन करता है कि नहीं करता है? पेड़ पौधा भी करता है। जितना पानी जड़ से लेता है, क्या उसका उपयोग वो खाना बनाने में कर लेता है? नहीं। जितना जरूरी है वो कर लेता है, और जो बच गया उसको छोड़ देगा वायुमंडल में। वाष्पीकरण होगा तब ना। अभी इस साल में बारिश रिकॉर्ड तोड़ दिया, बढ़िया बारिश हुआ, जितनी हम लोगों को आशाएं नहीं थी कि इतनी बारिश होगी, लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हुआ। इसका मतलब जानते हैं, यहां का पानी ही ऊपर जाता है और फिर वहां का पानी फिर आ जाता है। इसी चक्कर को जल चक्र कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे, वाटर साइकिल। यही का पानी गर्म होगा तो वाष्पीकरण ऊपर हो गया, ऊपर चला गया भाप बन करके, और फिर वह ठंडा हो जाएगा तो फिर वह बारिश के रूप में आ जाएगा। इसी चक्र को तो जल चक्र कहते हैं। इसी चक्र को क्या कहते हैं? इसी चक्र को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल। समझे कि नहीं समझे? और सारा क्वेश्चन है कि जंगलों में कभी आप जानते होंगे कि जंगलों में आग लग जाती है। इसका कई सारा वजह होता है। जैसे पौधा में रगड़ के कारण एक आग लगने का वजह क्या होता है? रगड़ से क्या होता है? घर्षण की उत्पत्ति से उष्मा की उत्पत्ति होती है। घर्षण होने से उष्मा की उत्पत्ति होती है। देखिए, उसको घसीएगा ना, आप देखिएगा गर्म हो जाता है। तो घर्षण से उष्मा की उत्पत्ति होती है। इनके वजह से भी कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। कभी कभी जंगलों में क्या होती है? दूसरी बात, आकाश से बिजली गिरने से भी, है ना, बिजली गिरने से भी आग लग जाता है। और भीषण गर्मी से भी, है ना, जंगल में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए कौन जाएगा? हमारा घर में आग बुझाने के लिए पूरा गांव आ जाता है। जंगल में आग लगता है तो एक घास में लगा, घास फूस में लगा, धीरे धीरे बड़ा वृक्ष में, उससे बड़ा वृक्ष में, धीरे 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 उनके संपर्क में आने वाले तमाम वृक्षों में आग लग जाती है, जिस वजह से जंगल पूरा, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं सब जल जाते हैं। और पेड़ पौधा का रहना बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? प्रकृति का फेफड़ा है, प्रकृति का फेफड़ा वन को कहा जाता है। अगर वन नहीं होता तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, और हम लोगों के जो बेकार कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे नाक से निकलता है वो गर्म होता होगा। देखिएगा, सबको गर्म निकल रहा है, देखिए निकल रहा है ना। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने वाला भी पेड़ पौधा है। अगर नहीं लेता तो जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या करते, लेकर के क्या करते, छोड़ते हैं। तो इसको कोई लेने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं लिया जाएगा तो यहीं पर रहेगा, तो गर्मी बहुत ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? कभी कभी हम लोग प्रोग्राम और करवाते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा गर्मी लगता है। आखिर गर्मी लगने का वजह क्या है?
तो गर्मी लगने का वजह क्या है? वहां पर बैठे तमाम लोगों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कौन गैस छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाएगा तो बताइएगा गर्म होगा कि ठंडा हो जाएगा? वहां का वातावरण गर्म हो जाएगा, इसी कारण गर्मी ज्यादा लगता है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने वाला भी पेड़ पौधा होता है, और पेड़ पौधा के कारण ही बारिश भी, वर्षा भी अधिक होता है। इन्हीं की वजह के कारण हम जो सांस लेके आज जिंदा है, इन्हीं की वजह के कारण। ऐसा कोई विद्यार्थी है कि खाली सांसें लेता है, छोड़ता नहीं है? कोई? लेना भी जरूरी है और छोड़ना भी जरूरी है। समझ में आ गया? इन दोनों का कंट्रोल कौन करता है? वन करता है, पेड़ पौधा करता है। इसीलिए समझ में आ गया। और सारी क्वेश्चन का हम लोग विश्लेषण अगला दिन करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। इस तरह से पढ़िए, शांति बना करके, है ना? पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए बस।